ठीक सर। थोड़ी 1 मिनट और वेट करते और फिर स्टार्ट करते, और जो अपनी क्लासेस कल से जो रहेंगी वो यथावत रहेंगी, है ना। और फिर अगर उसमें कुछ चेंज करने जैसा हुआ तो फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसका दे दूंगा। यस सर। है ना। जी कल जी सर। जैसे कल हमारी क्लास शायद कल क्लास शायद 12 बजे से है ना। यस सर। तो 12 बजे से क्लास है ना। तो अभी कुछ दिनों से क्लास अपनी नहीं हो रही थी, लेकिन अब सोच रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास जो है मैसेज आया, और लोगों ने मुझे फोन भी किया, है ना, कि सर आप क्लासेस जो है कंटिन्यू रखिए, हमारा लॉस बहुत हो रहा है। फिर मैंने भी थोड़ी गहराई समझा कि हाँ सही बात है, एग्जाम गोइंग बैच है, और थैंक यू सर। लॉस तो हो ही रहा होगा, है ना। तो अपन कुछ चीज़ों के लिए अपन ध्यान ना देकर क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। और जैसे आप किसी को असुविधा भी होती है ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किसी को असुविधा होती है तो आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। आप मुझे कॉल कर लें, ठीक है। सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को असुविधा होती है मेरे पढ़ाने पे, ठीक है। तो क्लास के दौरान अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं वैसे उसको जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मैं जवाब नहीं देता या चिल्ला देता हूँ तो वो उनकी समझ के ऊपर है ना। और नहीं अगर सर, ऐसा लगता है कि अगर अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने में कुछ सुधार की जरूरत है, ठीक है, तो अपन उसको कोशिश करेंगे सुधारने की, है ना। और सुधारेंगे भी बेशक, है ना। चेंज करना चाहिए हर चीज को, प्रगति का नियम है ना। तो चेंज करना चाहिए अपने आप को। तो बेशक अगर कुछ आपको हमें ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि हमको कुछ कमियां हैं तो बेशक चेंज करेंगे उसको, है ना। पहली चीज। नहीं सर, आप डांटने से अच्छा लगता है आप लोगों को, सर हम लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा। दूसरी चीज ये कि आप सब मेडिकल विधा से जुड़े हुए हैं, सभी लोग, ठीक है। सभी लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपन इसमें इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश में कोई टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, और इंग्लिश में हम किसी चीज के बारे में जान रहे हैं, है ना, और कोई भी बीमारी का अपन संक्षेप में किसी चीज को जान रहे हैं, मतलब सुपरफिशियल नहीं, उसको डीप पे पढ़ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट ही होना चाहिए, है ना। तो कुछ लोगों को जैसे है ना, कुछ लोगों को जैसे मत था कि सर जो है आप थोड़ी हाई लेवल की स्टडी करा देते हैं, एमडी लेवल की स्टडी कराते हैं, और हमें कुछ चीजें कम समझ पे आती हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको तो ये चीज पॉजिटिव में लेना चाहिए कि जो चीज हमें सुपरफिशियल ही पता थी, अब हम उसको डीप में समझ रहे हैं, उसको हम जो है गहराई से समझ रहे हैं। सर यही बात कि कोई को समझ में नहीं आता है, नहीं आता है, तो ये उन लोग के लिए प्लस पॉइंट है ना। ये उन लोग के लिए एक वर्क है ना, एक वर्क रहता है, जैसा कि इसको गहराई से उसको समझे। वो नहीं समझ पे आती है वो चीज तो उसको पढ़े। भाई ये सब चीजें उन्हीं के लिए ही तो है। अगर आप पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, जानोगे, नहीं तो मुझे तो क्या, मैं आपकी जो बुक है उससे रीड कर दूंगा, रीड करके बता दूंगा, सुपरफिशियल बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज प्लस पॉइंट में लेना चाहिए कि हम ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो एक एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ता है, हम ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो एक एमडी डॉक्टर पढ़ता है ना। ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो आयुष डॉक्टर पढ़ रहे हैं, हम उसको बिल्कुल गहराई में समझ रहे हैं उस चीज को, है ना। तो ये चीज तो मेरे ख्याल से सबको पॉजिटिव पे लेना चाहिए, है ना। अगर किसी चीज को नहीं समझ में आती तो बेशक आप मुझे मैसेज करिए और लगाइए, ठीक है। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तब आप मुझे थोड़ा इंटरेक्ट करिए, तब मैं जो उसका जवाब दूंगा, है ना। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ाकर तीसरे चौथे टॉपिक अगर पहुंच रहा हूँ और उस समय फिर आप वो टॉपिक छोड़ के दूसरा टॉपिक मुझसे पूछ रहे हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल से गलत है ना। आपके हिसाब से सही होगा, वो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तो आपने पहला वाला जो मैंने पढ़ाया उसको समझा नहीं, जो मैं नया चीज पढ़ा रहा हूँ वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो अगर मैं आपको सर एक कहावत है कि किसी को घी हजम नहीं होता है। नहीं, अब वो बात अलग है, कहावत अलग है,
कि अगर मैं एमडी लेवल का एमबीबीएस लेवल का पढ़ा रहा हूँ तो ये मान के चलिए आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट इसलिए है कि एक तो आप उस चीज को नया समझेंगे, दूसरा आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। भाई शिक्षा ऐसी तो दी जाती है, शिक्षा एक तरफ से नहीं दी जाती, शिक्षा दोनों तरफ से ली जाती है कि जो पढ़ा रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कितना गेन कर रहा है और कितनी मेहनत कर रहा है। हम तो कहीं नहीं पूछा भैया। भाई शिक्षा आप अगर ले रहे हैं तो दोनों तरफ से लेंगे आप। पढ़ाओ तुम तो। ठीक है, अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो गुरु ने जो पढ़ाया वो तो पढ़ लिया, लेकिन जो गुरु ने बताया उसको कितना आप जो है उसको फील्ड में वर्क कर रहे हैं। मैंने कोई चीज बताई तो आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद समझ के आप अपना अप्लाइड करिए जो आपको करना। ठीक है, तो चलिए अपन समय बर्बाद ना करते, बहुत दिनों बाद क्लास स्टार्ट हुई है, मुझे काफी लोगों का फोन भी आ रहे थे, उनने रिक्वेस्ट भी की सर आप प्लीज पढ़ाइए, तो अपन पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों के लिए समक्ष, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, है ना। तो एक कुछ चीजें हैं जो हमें क्लास से पहले समझना है, क्लास की प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि हमें ये चीज ये एथिक्स पे भी आते हैं, हमारे मेडिकल हम विधा में है तो हमें ये प्रोटोकॉल तो पता ही होना चाहिए। और क्लास के दौरान हमें किस तरीके से शालीनता व्यवहार रखना है, किस तरीके से सहज रहना है क्लास के दौरान, तो उस चीज का विशेष आप ध्यान दें, फॉलो करें। कि जैसे कोई व्यक्ति या कोई लेक्चर पढ़ा रहा है, कोई इमेज आपको बता रहा है, तो आप उसको सीरियसली समझें, उसको सीरियसली लें, है ना। वो जो मैटर आपको बताया जा रहा है वो आप पहली दफे देखें, समझ रहे हैं पहली दफे, ठीक है, तो आप उसको समझिए और पढ़िए, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको पढ़ाई जा रही तो वो केवल आपके नॉलेज मात्र के लिए, आपकी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि के लिए, है ना। आपको मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट बताया तो वो आपके केवल नॉलेज के लिए बताया जाएगा, आपको करने के लिए नहीं बताया जाएगा। करने के लिए आप खुद फिजिकल जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आपके स्वयं का रहता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, अब जैसे कोई पेशेंट आया, किसी ने देखा तो है नहीं कि वो किस टाइप का पेशेंट है, लेकिन वो बीमारी हमने आपको बताया, उसका ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट बताया, लेकिन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। थ्योरेटिकल चीजें बस केवल आपको उस बीमारी के बारे में समझाई जा रही है, बताई जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है पेशेंट वो अलग है ना। तो आपको जो थ्योरी और जो मैनेजमेंट बताया जा रहा है तो वो आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आपकी क्लिनिकल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस जब आप खुद स्वयं करेंगे उसके लिए रहता है, तो इससे कोई संबंधित नहीं है कि हम जो आपको बता रहे हैं कि आप सेम आपको उसी तरीके का पेशेंट मिले, ठीक है। तो वो चीज आपको बस केवल नॉलेज पर्पज के लिए बताई जा रही है, इस चीज का विशेष ध्यान दें आप, है ना। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका विशेष ध्यान दें। बार बार जो है क्लास में इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, ये मेरे ख्याल से एथिक की जो है खिलाफ है। अनवांटेड क्वेश्चन पूछना, आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछना, आपके पर्सनल पेशेंट के क्वेश्चन पूछना, हाँ आप संबंधित बीमारी से आप मुझसे पूछिए, किसी से भी पूछिए, तो कोई भी डॉक्टर है आपको जो है जवाब देगा। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको पढ़ा रहा है तो बेशक आप जो है अपनी क्या कहते हैं जो म्यूट करिए, है ना, मतलब जो आपका माइक है वो म्यूट करें। जैसे अभी अभी एक बेल बज रही है, ठीक है, ये एक अनरिलेवेंट चीज, मतलब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप उसको जो है अपने माइक को जो है म्यूट कर ले और बिल्कुल शांति पूर्वक सुने। शांति पूर्वक सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज हमने स्किप कर दी या फिर कोई चीजें जो है आपको छोड़ दी, तो क्लास के बाद आप जो है पूछ सकते हैं कि साहब जो है ये चीज छूट गई है या फिर ये चीज रह गई है या फिर इस चीज को आप दोबारा से मुझे डिफाइन कर दीजिए। अगर भैया माइक ऑफ कर लो यार, देखो अभी अरे भैया आप माइक म्यूट कर लो यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? म्यूट कर दीजिए। रमेश कुमार यादव जी, हमको जी विमल कुमार जी, माइक म्यूट करो, समझ में नहीं आ रहा है। म्यूट कर लो, हाँ म्यूट कर लिए भैया, सब लोग म्यूट कर लो, है ना। तो जो है उसको बिल्कुल बेशक तरीके से समझना है और उसको ब्रीफ और संक्षेप में जो डॉक्टर बता रहा है उसको समझना है। क्लास के समय आपको अटेंटिव रहना है, क्लास जो आपको पढ़ाई जा रही है उसको समझना है कि कोई चीज आपको पहली बार बताई जा रही है और पहली बार समझाई जा रही है और आप भी पहली बार उस चीज को समझ रहे हैं। आपको मालूम है, आपको नॉलेज है, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें मालूम है कि आप जो है 10 साल से 15 साल से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है।
लेकिन पढ़ तो आप पहली दफे रहे हैं उसको, मतलब ब्रीफ में। तो जो भी आप पढ़ें तो बिल्कुल शांतिपूर्वक और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये कुछ फॉलो जो है प्रोटोकॉल आपको जो है फॉलो करना है, प्यार से समझिए, प्यार से पढ़े, ठीक है। तो इन सब चीजों को जो है विशेष ध्यान देना है ना। तो ये कुछ प्रोटोकॉल थे, आपको ध्यान रखना है, और आपको मैसेज भी कर दिए जाएंगे आपके ग्रुप में, तो आप एक बार और उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे रोकते हैं। अब अपन अपनी क्लास में आते हैं, अपन अपनी क्लास में आते हैं। बड़े दिन बाद पढ़ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा व्याकुल कंडीशन में था कि बच्चों को पढ़ाना, मतलब आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ाना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास अपनी, है ना। तो स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। जी सर, दिख रही है सर। अच्छा, स्क्रीन में जो है लाइट सही दिख रही है आपको? स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर स्क्रीन ब्लू कलर का है, तो आप इंक जो रहेंगे वो फ्लोरोसेंस कलर का यूज कीजिए, तो ब्लैक दिखाई दे रही सर। तो इंक कौन सी कर दें आप बताएं जो आपको सुविधा हो। मैं चेंज करता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। सर इंक व्हाइट कर दीजिए, सर इंक व्हाइट कर दीजिए, इंक व्हाइट कलर का कर दीजिए। समझ पे आ रहा है आपको? हाँ हाँ सर, अच्छा आ रहा है। व्हाइट कलर कर दीजिए सर, ऐसा आ रहा नहीं, बोर्ड आपको समझ आ रहा है? बढ़िया आ रहा है। नहीं सर, मस्त आ रहा है। ब्लू कलर का बोर्ड है सर, व्हाइट कलर में अच्छा लग रहा है। हाँ सर, अच्छा लग रहा है। असुविधा तो नहीं हो रही? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास। तो नहीं किया तो आज का जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, बताने में आज का अपन पढ़ेंगे टॉपिक COPD, ठीक है। COPD जो है आज का अपना टॉपिक है। इसको अपन समझते हैं कि ये किस तरीके की बीमारी है। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा भी होगा, है ना। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको लंग्स के बारे में बता दिया गया है? लंग्स के बारे में लंग्स के बारे में आपको पता है? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, है ना। आपको फिजियोलॉजी में चंद्रमोहन सर ने कुछ लंग्स के बारे में बताया होगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं हो तो मैं थोड़ी बहुत आपको उसका क्या बताइए। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। सर तो अब तो रिवीजन चालू हो गया सर, रेस्पिरेटरी का रिवीजन चालू हो गया? हाँ, एक बार कंप्लीट हो चुका है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एनाटॉमी, अब तो रिवीजन चालू हो गया। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अपन फिर आगे पढ़ते हैं जब आप लोग का रिवीजन चालू हो गया तो, ठीक है, है ना। तो COPD की अपन बात कर रहे थे, है ना। COPD जो होता है उसका जो नाम होता है, एक तरीके की जो है लंग्स की डिसीज होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी पल्मोनरी डिसीज, ठीक। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। मतलब इससे रिलेशन ये है कि कोई आपका लंग्स, और अपन लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स जो है ना, लंग्स में जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना। इसकी एयर एल्वुलाई में, इसके ब्रोंकियल में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से
जिसके वजह से जो एयर जानी है अंदर लंग्स तक, जो एयर फिल होनी है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं जा रही, जिसके वजह से पेशेंट को इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। कब कि ये क्रॉनिक डिसीज कोई उत्पन्न हो रही है लंग्स में, जिसके वजह से जो एयर पैसेज है आपका लंग्स का, चाहे वो ब्रोंकियल हो चाहे वो एल्वुलाई हो, उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके वजह से एयर जो है पूरी तरीके से नहीं जा रही है। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज होती है आपकी, सीओपीडी वाली डिसीज होती है, या तो वो क्रॉनिक टाइप की रहेगी, लंबे समय वाली कोई बीमारी रहेगी जिसकी लंबे समय से चली आ रही है, या तो फिर वो कोई पार्शियल टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, या तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा। ये तो या तो पार्शियल टाइप का कुछ ही समय के लिए बनेगा और निकल जाएगा, या पूरी तरीके से कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, एयर पैसेज में जो है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, जिसके वजह से आपके जो लंग्स है उसमें जो सर्कुलेशन होना चाहिए था, एयर वे जो सर्कुलेशन होना था, एयर पूरी तरीके से जो एंट्री होनी थी वो सही तरीके से एंट्री नहीं हो रही है, आपकी एयर की सही तरीके से बॉडी में एंट्री नहीं हो रही है, या तो वो ट्रेकिया रीजन में, या तो फिर वो एल्वुलाई रीजन में, या वो लंग्स में जो है पूरी तरीके से जो है एंट्री नहीं हो रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कि कहते आपके लंग्स में पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, या फिर आपका पार्शियल हो रहा है या क्रॉनिक हो रहा है। अब ये जो सीओपीडी होती है आपकी, ये जो सीओपीडी रहेगी, सीओपीडी जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिसीज होती है, अगर अपन देखें तो ये जो है 4-5 जो बीमारी होती है मेनली उससे जो है अपन कोरिलेट करते हैं कि इन बीमारियों से सीओपीडी होने के चांसेस ज्यादा है, इन बीमारियों से जो है सीओपीडी जो है हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हमें जो है सीओपीडी सही तरीके से देखने को मिल रही है, लंग्स के अंदर जो एबनॉर्मलिटी आ रही है वो क्यों और कैसे देखने को मिल रही है, ऐसी कौन सी बीमारी है ना, कि जिसकी वजह से जो है एयर वे में सर्कुलेशन जो होना चाहिए ट्रेकिया से जो ऑक्सीजन जा रही है, एयर जा रही है, ठीक है, या फिर उसकी जो लेयर जो कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, लंग्स कैविटी है, वो सही तरीके से एक्सपांड नहीं हो रही है। ऐसी कौन कौन कंडीशंस है जिसकी वजह से ये जो है हमें देखने को मिल रही है। अगर अपन सीओपीडी की बात करें तो सीओपीडी को जो है एक डिसीज, एक जो सोसाइटी है उन्होंने जो है कैटेगराइज किया है, तो ऐसी कौन सी सोसाइटी है, एक सोसाइटी होती है गोल्ड, या फिर एक गोल्ड कैरेक्टरिस्टिक डिसीज को जो डिफाइन करता है वो गोल्ड नाम से रहता है। अगर अपन बात करें गोल्ड का फुल फॉर्म देखें तो होता है ग्लोबल इंटेंशियल इनिशिएटिव global initiative for obstructive समझ में आ रहा है आपको, आवाज आ रही है? यस सर, जी सर आ रही है। लंग्स डिसीज को जो है डिफाइन किया है, पल्मोनरी डिसीज को जो है कैटेगराइज किया है। ये एक सोसाइटी भी कह सकते हैं और एक जो है
अथॉरिटी भी कहते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, जो कि सीओपीडी को जो है उन्होंने क्या करा है, कैटेगराइज किया है, उन्होंने बताया है कि एयरवे जो शर्मा है जी। पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ऐसे कौन से टाइप हो सकते हैं जिसके वजह से पेशेंट को सीओपीडी हो रही है। अगर अपन सीओपीडी की बात करेंगे तो अगर अपन कैटेगराइज करें सीओपीडी के कारण, मतलब किन किन चीजों से हो सकते हैं, तो पहला एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अपन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से सीओपीडी हो सकती है। उसको देखेंगे अच्छे से। दूसरी अगर अपन देखें ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें सीओपीडी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं एयरवे में, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है दिक्कत होगी सांस लेने में। एक होती है एम्फाइसीमा, ठीक है। अब एक होती आपकी ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। इनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा बताइए। इनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, सीओपीडी कंडीशन देखने को मिलेगी, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है ना। अगला अगर अपन बात करें ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। अगले अगर अपन बात करें ब्रोंकिएक्टेसिस, अगर अपन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की अगर अपन बात करते हैं तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है, एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को कंटिन्यू कफ होता है, और जो कफ होता है पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में वो बलगम के साथ, है ना, मतलब जो कफ होगी किसके साथ आएगी, बलगम की। खांसी आएगी पेशेंट को जो है 3 महीने तक कंटिन्यू आएगी बलगम के साथ, उस साल में ये एक ना एक एपिसोड आएगा। अगर ये जो 3 महीने का कंटिन्यू पेशेंट को जो है खांसी आ रही है साल में एक बार, और 1 से 2 बार वो हर साल रिपीट हो रही है, मतलब कंटिन्यू कंसेक्यूटिव 2 साल में अगर ये रिपीट हो रही है 3-3 महीने की खांसी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को एयरवे में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ये एक तरीके का पेशेंट कहाँ पे जा रहा है, सीओपीडी में जा रहा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में जा रहा है। ठीक है, अभी अपन रफ ले लेते हैं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। अपन अब इसको एक-एक देखेंगे। अगर अपन एम्फीसाइमा की बात करें, एम्फीसाइमा जो है एक तरीके की ऐसी बीमारी होती है जो कि WHO ने डिफाइन की है। WHO जो है उन्होंने डिफाइन की है कि जो एयर स्पेस टर्मिनल ब्रोंकियल में और उसके वॉल में वो जो एयर सेक है वो कैसा हो जाता है, वो डायलेट हो जाता है, परमानेंट डायलिटेशन ऑफ एयर स्पेस। जो वॉल है एयर वॉल की सेक की, वो जो है क्या हो रही है, डायलेटेड हो रही है, जिसके वजह से पेशेंट को एम्फीसाइमा, इसकी वजह से पेशेंट सांस जो डिफ्यूजन होना था, सांस को जो है एयर को जो इन्फिल्ट्रेट होना था वो सही तरीके से नहीं हो। एक तो ये हो गया। तो जी आप माइक म्यूट कर लीजिए, आपका माइक अनम्यूट रखा, डिस्टर्ब हो रहा है साहब, ठीक है। और अपन आगे बढ़े ब्रोंकियल अस्थमा की बात करेंगे, तो ब्रोंकियल अस्थमा पे भी एयर वे जो है क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब आप लोग को सबको पता है कि ब्रोंकियल में जो है क्या हो रहा है, ब्रोंकियल जो ट्री है वो स्टिमुलेट हो रही है, उसमें स्पाज्म हो रहा है, उसमें स्पाज्म की वजह से क्या हो रहा है, एयर वे स्ट्रोक हो रहा है, क्या कहते हैं, नैरो हो रहा है, जिसकी वजह से एयर जो है साइमल्टेनियसली पूरी तरीके से क्या नहीं हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रही है ना। एयरवे से जो ऑक्सीजन जो एयर जाना चाहिए थी वो नहीं जा रही है। अपन अलग से उसको देखेंगे ब्रोंकियल अस्थमा को। अब अगर अपन बात करें ब्रोंकिएक्टेसिस की बात, अगर अपन
ब्रोंकिएक्टाइसिस की बात करें तो ब्रोंकिएक्टाइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है, इरिवर्सिबल कंडीशन होती है जिसमें आपके ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई दोनों डायलेट हो जाते हैं। अगर अपन बात करें किसकी, एम्फाइसेमा की, वहां पे एयर पैसेज जो था, एयर बहुत थी, एयर फेक था, वहां डायलिटेशन देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर ब्रोंकिएक्टाइसिस में जो अगर बात करें तो आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स दोनों में जो है आपकी डायमीटर में जो है डिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो परमानेंटली या एबनॉर्मल इरिवर्सिबल टाइप का डायलिटेशन मतलब देखने को मिलेगी, फूल जाएंगे, उसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी, है ना, उसकी राशि चल जाएगी और वो फूल जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा। अब ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन होगा तो म्यूकस सिक्रेशन होने के बाद वो क्या करने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगा। ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो फिर क्या होगा, एयर पैसेज जो है सही तरीके से नहीं खुलेंगे। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई जो कि क्रोनिक आपकी ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के अंतर्गत आती है। अगर अपन अलग से इनको एक एक देखेंगे, अभी अगर अपन उसकी बात करें, सीओपीडी की अलग से बात करें, सीओपीडी कारण क्या क्या हो सकते हैं, कोई जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है, जेनेटिक हो सकती है ना, जेनेटिक हो सकती है ना, और क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, कुछ एक्सपोजर रिस्क फैक्टर मतलब स्मोकिंग हो गई, आगे अपन पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस वगैरह में, स्मोकिंग हो गई, स्मोकिंग का यूज है, ठीक है, क्या ऐसी चीजें हो रही है जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। स्मोकिंग के साथ जो है आपका पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से जो है पेशेंट को दिक्कत हो रही है, सीओपीडी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हो गए, कुछ ऑक्यूपेशन हैजार्ड हो गए, ऑक्यूपेशन हैजार्ड हो गए मतलब कोई व्यक्ति कहीं ऐसी जगह काम कर रहा है जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो रहा है, कोई डस्ट हो गया, डस्ट में कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, कोई व्हील में काम कर रहा है, कोई कोल माइन में काम कर रहा है, कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई टेक्सटाइल में काम कर रहा है, टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा है, कुछ ऐसी केमिकल प्रोडक्ट वाले काम कर रहा है, कोई रबर प्रोडक्शन वाले फॉर्म में काम कर रहा है, कि जिस जगह कुछ लेदर वाले में काम कर रहा है, कोई फार्मर है, कुछ है, तो वो डायरेक्टली ऑक्यूपेशनली लंग्स पे इफेक्ट अपन देखेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे कारण जिसके वजह से कुछ अपन अगर बात करें स्मोकिंग, कोई ओल्ड एज वाला पेशेंट, ओल्ड एज पे प्रॉब्लम कर रहा है, जो कि फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, धीरे धीरे वो नैरो होने लगती है, उसकी इलास्टिसिटी चली जाती है। कुछ जो है सोशियो इकोनॉमिक टाइप का रहता है, सोशियो इकोनॉमिक मतलब कोई ऐसा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रहता है कि उसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रही, लो सोशियो इकोनॉमिक, कुछ ऐसी जगह में रह रहा है, कुछ ऐसी प्लेस में रह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें आपको समझना है कि सीओपीडी से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये रिस्क फैक्टर। इतनी बात समझ पाए आपने? हेलो जी सर, आ रही है। यस सर, आ गई सर। अब है ना, आ रही है आप लोगों की समझ? सर इसमें आ रहा है सर। ECG जोड़ दीजिएगा, है AECV इसमें जोड़ दीजिएगा सर, है ना। ना, अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले वाले अपन एक डिसीज देते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ले लेते हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का अपन कलर डिसीज है। ठीक, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने बात करी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को क्लिनिकली पेशेंट कफिंग होती है। किसके साथ?
स्पेक्ट्रोएशन के साथ, मतलब पेशेंट को खांसी होगी साथ में बलगम आएगा, पेशेंट को खांसी होगी साथ में बलगम आएगा। ये कंटिन्यू होता है लगभग 3 मंथ्स तक। अगर किसी पेशेंट को 3 मंथ्स तक कंटिन्यू हो रही है और ये साल में एक बार हो रही हो, 2 साल ये रिपीट हो रही है, 2 साल रिपीट हो रही है, मतलब एक के बाद एक, पहले साल में आई 3 महीने, दूसरे साल में आई 3 महीने, तो आपको ये अनुमान लगाना है कि पेशेंट को जो है COPD में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है। मतलब पेशेंट को जो है क्या हो रहा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है, उसको जो है कंसेक्यूटिव 2 साल में या 2 से अधिक, 2 और मोर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो है उसको 3 से 2.5-3 महीने तक जो कंटिन्यू खांसी आ रही है, खांसी के साथ क्या आ रहा है, बलगम आ रहा है, उसके खांसी के साथ बलगम आ रहा है। बलगम जो है सिक्रीशन अगर पेशेंट को हो रहा है, मतलब जो उसका म्यूकस है वो क्या हो रहा है, ओवर सिक्रीशन हो रहा है। है ना, इसलिए उसको बलगम निकल के आ रहा है, कंटिन्यू ओवर सिक्रीशन हो रहा है म्यूकस का, ठीक है। पेशेंट को जो है कंटिन्यू खांसी आ रही है, अब पेशेंट जो है कंटिन्यू खांसी करेगा, ठीक है, कंटिन्यू अगर पेशेंट खांसी कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो कंटिन्यू कफिंग से क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट की जो ब्रोंकाई, पेशेंट की जो ब्रोंकियोल है, पेशेंट की जो ट्रेकिया है, पेशेंट की जो लैरिंक्स है, फेरिंक्स है, वो भी क्या होगी, इन्फ्लामेंट होगी, इरिटेट होगी, करप्ट होगी, इन्फ्लामेशन होगा। कंटिन्यू रेस्पिरेशन से क्या होगा, पेशेंट की उसमें इन्फ्लामेशन होगा, सूजन। कंटिन्यू अगर कोई व्यक्ति खांसता है तो वो रफ होगी, उसमें ब्लीडिंग भी आ सकती है, और जो है क्या होगी, इसमें इन्फ्लामेशन होगी। तो ये जो कंडीशन अगर अपन देखें, है ना, अगर ये कंडीशन देखें तो हमें अगर मेल और फीमेल में डिवाइड करें तो ये हमें मेल में ज्यादा देखने को मिलती है, मेल में हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, मेल में ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल में भैया कम देखने को मिलेगी, मेल में ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, मेल में ज्यादा देखने को मिलेगी आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो पेशेंट को कंटिन्यू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है, तो पेशेंट जो है किसके अंडर में आ जाता है, आपका COPD, क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज के अंदर में आ जाता है। अगर कंटिन्यू उसके कंसेक्यूटिव टाइप की फ्रीक्वेंटली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है, ठीक है, और यही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपकी, जो आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगी पेशेंट की, टेस्ट होगी, वही अगर कंटिन्यू बनी रही तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट को एम्फाइसेमा हो जाएगा, एम्फाइसेमा हो जाएगा। अब एम्फाइसेमा कैसे हो जाएगा, भाई कोई पेशेंट है कंटिन्यू खांस रहा है, ठीक है, अगर अपन मैं इस तरीके से आपको बनाऊं, ठीक है, और मैंने ये जो है बना दिए आपके ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया आ गया, ये आपका आ गया ब्रोंकियोल, ठीक है, और ब्रोंकाई आ गया नीचे, ठीक है। अब जैसे ब्रोंकाई नीचे पहुंचिया तो ये छोटे छोटे एल्वेलाई हो गए, ठीक है, ये डायग्राम सब देख पा रहे हैं, जी सर, यस सर, छोटे छोटे एल्वेलाई आ गए, यस सर, सही बात है, ठीक है, ये एल्वेलाई शेक रहा है।
तो अब इन एल्वुलाई शेक में होगा, अगर पेशेंट कंटिन्यू खांसी करेगा, इनमें भी जोर पड़ेगा, इनमें जोर पड़ेगा, ये एल्वुलाई क्या हो जाएगा, ये जो एल्वुलाई है इनकी जो मेम्ब्रेन है ये डायलेट होने लगेगी। ठीक है, जो सर यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है क्या? आपका जो गैस का वो रहेगा, गैस जो है, आप गैस नहीं, अपन मतलब एयर, जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, ठीक है, जो हाँ जो आपका एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन जो है आपका एक्सचेंज होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, ये डायलेट हो जाएगी। डायलेट होने के बाद से क्या होगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो लेयर है, ठीक है, वो क्या होने लगेगी, वो जो है सही तरीके से काम नहीं करेगी और वो डैमेज होने लगेगी। इसकी एक पर्टिकुलर थीम होती है, एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है कि किस तरीके से जो है चेंज होगी। आप लोग को शायद चंद्रमोहन सर ने बताया होगा, बता दिया है। हाँ सर, नहीं बताया सर, मैंने पूरा बताया सर। इधर ध्यान है ना। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे ये मैंने बना दिया, ये मैंने बता दिया ट्राई, ये ट्रेकिया बना दिया, ठीक है ना। तो ट्रेकिया के बाद आपका आ गया ब्रोंकियोल, ठीक है, ब्रोंकियोल आ गया, ठीक है, ब्रोंकियल के ब्रोंकाई आ गई। तो ब्रोंकाई के बाद आप बात करें ऐसे, एक सेक बना लेता हूँ मैं, बस ये मैंने एक सेक बनाया, ठीक है, एक ग्रेप टाइप रहेगा, अंगूर के गुच्छों की तरह, ठीक है, ये मैं एक बना दिया, है ना। जिसे अपन इसको हम बोलते हैं, ये पूरे को बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन एल्वुलर शेक, क्या बोलते हैं, एल्वुलर शेक। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसके अंदर वो जो होती है, इसके अंदर की सेक के अंदर का जो है आपका एल्वुलाई के अंदर जो है, इसको अपन बोलते हैं एंट्रम, क्या बोलते हैं, एंट्रम। और डिफरेंट जो आपके ग्रेप्स नाम में स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम बोलते हैं एल्वुलाई, एल्वुलाई, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आप एल्वुलाई बोल रहे हैं। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अपन एक एल्वुलाई को अगर लें और अपन एक एल्वुलाई को अगर अपन इस तरीके से बनाएंगे, जी सर, ये बनाया ग्रेप लाइक बना लिया मैंने, ठीक है। अब ये जो ग्रेप लाइक मैंने बनाया, ये बहुत सारे होते हैं, मैं एक ही बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन आता है कैपिलरीज से, ठीक है, कैसे आया देखिए, मैं जो है हार्ट बना देता हूँ, हार्ट से कैसे आएगा देखिए आप, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने जो है लंग्स बनाया है और ये मैंने हार्ट, ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, हार्ट बना लिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका आया क्या, आपका आ गया यहाँ से सुपीरियर वेन केवा, नीचे से आ गया इंफीरियर वेन केवा, ब्लड छोड़ दिया, कौन सा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर। अब ये जो है राइट एट्रियम से आप कहाँ पर आ गया, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। अब यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ से अब वो जो है वॉल्व के थ्रू कहाँ जा रहा है, ये मतलब वॉल्व के थ्रू नहीं, आर्टरी के थ्रू। कौन सी आर्टरी मैं लास्ट टाइम बताई थी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, CO2 जा रहा है। अब ये पहुंचा है ना ऊपर, और एक चले गया राइट साइड, एक चली गई लेफ्ट साइड, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एक चली गई राइट साइड और एक चली गई आपकी लेफ्ट साइड। अगर मैं ऐसे बताऊं कि इसके अंदर जो है एल्वुलाई के अंदर आपका क्या है, O2, ठीक है। अब आपकी जो है आ गई आर्टरी,
में इस कलर से बना रहा था ना। चलिए अब ये जो है इधर से आ गई, तो ये आपकी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जिसकी अपन बात कर रहे थे, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है किस तरीके का ऑक्सीजन लिए, आपका जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं डीऑक्सीनेटेड एक्सचेंज के जो कंटेंट होते हैं, वो प्रेशर कितना होता है, इसमें अगर अपन बात करें पल्मोनरी के अंदर, तो CO2 का जो प्रेशर होता है, ये CO2 का जो प्रेशर अपन बात करें इस पल्मोनरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर अपन CO2 की बात करें, तो वो जो है प्रेशर CO2 जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का 46 mm होता है ऑफ Hg। समझ में आ रहा है? 46 mm ऑफ Hg। और अपन यही उसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ये होता है 40 mm ऑफ Hg इसमें। और इस ऑक्सीजन इसमें जो एल्वुलाई के अंदर होता है, अगर मैं एल्वुलाई के अंदर की बात करूं, तो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की जो प्रेशर होता है, ऑक्सीजन जो प्रेशर होता है वो होता है 102 mm ऑफ Hg एल्वुलाई के अंदर। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर। और एल्वुलाई की ही अंदर जो है CO2 की जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, वो 40 mm ऑफ Hg होता है एल्वुलाई के अंदर। यहाँ पे भौतिक का नियम बता देना सर। तो ये तो पल्मोनरी आर्टरी के बता है, यहाँ पे भौतिकी नियम बता देना सर। हाँ, भौतिकी नियम, ये पार्शियल प्रेशर ये चेंज हो रहा है ना, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही एल्वुलाई में पहुंचता है तो ये चेंज होने लगता है। एल्वुलाई में प्रेशर पहुंचेगा तो ये जो है इसके कंपैरिजन में आएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इसमें जो है आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, है ना। यहाँ पर प्रेशर कितना था, 40 था, ये आर्टरी में, इसमें एल्वुलाई के सराउंड हुआ, एल्वुलाई के अंदर है 40 mm, 102 mm of Hg, तो यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जब ये एक्सचेंज होगा तो अब जो आपकी पल्मोनरी वेन के साथ ऑक्सीजन जाएगी, उसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑक्सीजन के साथ होगा वो 104 mm of Hg होगा। लंग्स में जब ट्रांसफर हो जाएगी, लंग्स से जाकर होगी आपकी लेफ्ट प्रेशर जो है ज्यादा हो जाएगा। इसके साथ मालूकुलर ब्लड के कारण हो रहा है ना, मालूकुलर के ब्लड ये चीज जो एक्सचेंज, ये मॉलिक्यूलर वेट के कारण हो रहा है, उसका प्रेशर के कारण हो रहा है, प्रेशर, ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, एट द टिश्यू लेवल, ठीक है। तो किसके, एल्वुलाई, डिफ्यूजिंग, जिसे अपन बोलते, डिफ्यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। तो अब जो ऑक्सीजन हो रहा है इसमें, वो आ रही है 102 mm of Hg, और इसका जो अगर ml में निकाले तो 19 ml पर परसेंट जो है इसमें ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है हार्ट पे आ गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन आ गया तो वो एओर्टा के थ्रू वो जो है बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा। अब ये एक्सचेंज किन कंडीशन में है, कैसे जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट जो है आप लोग को प्रोसेस बताई होगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है टिश्यू से जो है आपके एल्वुलाई में कैसे हो रहा है, ब्लड से कैसे हो रहा है, दो तरीके से होता है, एक सिंपल सॉल्यूशन से होता है और एक कंबाइंड हीमोग्लोबिन टाइप से होता है, आपको बताया होगा, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन से होगा तो वाटर प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है फिजिकली, जो कि ऑक्सीजन का जो है इसी लेवल में जो है इसी मॉलिक्यूलर चेंजेस से होगा। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से हो रहा है, हीमोग्लोबिन
की अगर अपन बात करें हीम पार्ट सुनाता नहीं की, है। तो वो उसमें 4 मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, तो वो ठीक है। जी सर। अब उसकी लेयर मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कैसे एक्सचेंज होता है, देखो कि भैया एक लेयर है, ठीक है, जिसमें जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक लेयर होती है, जिसकी अपन कैपिलरी लेयर जो होती है चिपकी रहती है, वो जो कैपिलरी लेयर जो रहती है वो रहती है आपकी कौन सी, आपकी रहती है एंडोथीलियल कैपिलरी लेयर, ये एंडोथीलियल लेयर है, ठीक है, ये एंडोथीलियल लेयर है। अगर अपन ऐसे बात करें सेक की, तो ये सेक है लंग्स का, तो इस लंग्स से किस तरीके से वो चिपकी रहती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये कैसे सेक से चिपकी रहती है, उसको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, उसकी लेयर होती है। अगर अपन देखें कैसे रहेगी, देखो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, तो ये आपकी आ गई कौन सी, ये आपकी आ गई एंडोथीलियल लेयर, एंडोथीलियम आ गई कैपिलरी की, ठीक है, कैपिलरी की मतलब आर्टरी की, कैपिलरी की, है ना। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आप जो देख रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन का कलर, ठीक है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने जो बनाई है ना, एक मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो एरिया होता है, वो एक इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, एक तरीके का इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ठीक है, मतलब कि ये जो एल्विलाई है, ये जो एल्विलाई है, ठीक है, ये जो मैं एल्विलाई बना रहा हूँ, तो इससे जो एक आर्टरी जा रही है जो कि कैपिलरी फॉर्म में रहेगी, तो ये जो जा रही है, इन दोनों के बीच में जो एक मेम्ब्रेन है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, ये बेसमेंट में, समझ पा रहे हैं आप लोग, ये बेसमेंट में, ये बेसमेंट में, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच में स्पेस होता है, उसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं इंटर, ये बताया था कि हमने, ये बताया हो तो अच्छे से आ जाएगा आपको। नहीं सर, नहीं बताया। ये बताया गया है क्या, इंटरस्टिशियल, ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कैपिलरी और एल्विलाई शेक के बीच का एरिया बताया है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये कैपिलरी और एल्विलाई शेक के बीच बता रहा हूँ, जहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा, जहां पर ऑक्सीजन का जो है डिफ्यूजन हो, ठीक है। अब जो लेयर बनेगी, यहीं पे डिफ्यूजन हो रहा है सर। अब ये जो लेयर बन रही है, हाँ यहीं पे डिफ्यूजन हो रहा है। अब ये जो लेयर बन रही है, ये एल्विलाई टिश्यू की बन रही है, ये एल्विलाई सेक की बन रही है, ध्यान रख, जो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बना दी, ये एल्विलाई सेक है सर, यहीं पे ब्लड वाला ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ये एल्विलाई सेक, ये एल्विलाई, ठीक है, ये क्या हो गई, है ना, ये एल्विलाई एपिथेलियल हो गया, एल्विलर, ये किससे बनी होती है, ये एपिथेलियम से बनी होती है, एपिथेलियम से, ये एपिथेलियम से बनी होती है, कैपिलरी वाली एंडोथेलियम से बनी होती है, ये एपिथेलियम से बनी होती है, बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और अब जो आएगा वो सरफेक्टेंट एरिया आएगा, जो लंग्स का सरफेक्टेंट एरिया है ना, टिश्यू लेवल का सरफेस वाला जो सेल वाला एरिया है, ये सरफेक्ट एरिया होगा। अब मान लीजिए ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसफर होना है, कि ये ब्लड है, ये ब्लड है, ठीक है, और ये सैक है,
एल्विलर सेक है ना। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं ना आप लोग, यहाँ से जो ऑक्सीजन रहे, जी सर, ये जो ऑक्सीजन इन मेम्ब्रेन से, इन मेम्ब्रेन ये जो लेयर है इनसे होते हुए आएगा ब्लड में, ठीक है, इनसे होते हुए ये ब्लड में आएगा, ब्लड स्ट्रीम में आएगा, इन लेयर से होते हुए। तो इन लेयर को जो है वो डिफ्यूज करते हुए वो धीरे 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 वो जाएगा, और डिफ्यूज जो कैपेसिटी होगी वो इसी तरीके से होगी, इसी को अपन बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज इन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। पर मिनट के हिसाब से जो प्रेशर मेंटेन होता है इस ऑक्सीजन का वो 1 mm ऑफ Hg होता है पर मिनट के हिसाब से। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 1 mm ऑफ Hg होगा डिफ्यूजन, ठीक है। और अपन कैपेसिटी की बात करेंगे, अगर अपन कैपेसिटी की बात करेंगे कि जो कैपेसिटी होगी, ये जो कैपेसिटी होगी डिफ्यूजन की जो कैपेसिटी होगी वो कैसी होगी, डिफ्यूजन की जो कैपेसिटी होगी 1 मिनट में 21 ml आपका ऑक्सीजन 21 ml पर मिनट के हिसाब से ये डिफ्यूज हो गई, और प्रेशर कितना लगेगा भाई साहब, 1 mm ऑफ Hg लगेगा, इसको डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, सर बहुत अच्छा लगा सर आपकी पढ़ाई में, और जी सर बहुत मेहनत किया सर, और बहुत अच्छा लगा और सर। आप और ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई कि एल्वियोलार सेक से ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, जो कि 21 ml पर मिनट के हिसाब से 1 mm ऑफ Hg के प्रेशर से जाएगी। अगर यही अपन बात करें CO2 की, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की, जो कि ब्लड से अब सेक के द्वारा लंग्स के बाहर जाएगा, ठीक है, वो किस प्रेशर से जाएगा, जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो 200 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड से, ब्लड वेसल से, कैपिलरी से जो है एल्वियोलार सेक पे जाएगा और बाहर हो जाएगा, हमारे एक्सपायर करेंगे जब हम ऑक्सीजन छोड़ेंगे अपने मुंह से तो 200 ml पर मिनट के हिसाब से, और इसमें भी प्रेशर 1 mm ऑफ Hg ही लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, ब्लड से कैपिलरी से एल्वियोलार सेक में, कैसे एल्वियोलार सेक से ऑक्सीजन कैसे ब्लड में पहुंचेगा, इन सब लेयर को डिफ्यूज करते हुए जाएगा, और ऑक्सीजन डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है ब्लड से कैसे एल्वियोलार सेक में आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि 21 ml पर मिनट के हिसाब से वो डिफ्यूज करेगा 1 mm ऑफ Hg में। और अगर अपन बात करेंगे ब्लड से ऑक्सीजन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेक से बाहर आएगा तो 400 ml पर मिनट पर mm ऑफ Hg से वो निकलता है। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जो प्रेशर बनेगा वहां के पार्शियल प्रेशर से ही बनेगा। अगर मैंने जो प्रेशर आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर, ये बताया था, ये मैं आपको प्रेशर बताया था कि अगर अपन बात करें, मैं अभी प्रेशर दोबारा यहाँ बता देता हूँ, अगर आप लोग को समझ पे आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लंग्स बना दिया, ठीक है, ये लंग्स बना दिया, और यहाँ से आपकी अभी पल्मोनरी आर्टरी या कैपिलरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इस पल्मोनरी आर्टरी में जो आपका ऑक्सीजन का लेवल है, मैंने बताया आपको जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mm ऑफ Hg है, ठीक है। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्सीजन का जो प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्सीजन का जो प्रेशर है आपका वो कितना है, 46 mm ऑफ Hg है, ठीक है। और इसका अगर लीटर में डिफाइन करें तो कितने लीटर है इसमें ऑक्सीजन कंटेंट, कितने लीटर है आपके पार्शियल प्रेशर में, ये लगभग आपका 14 लीटर परसेंट जो है ऑक्सीजन, और इसमें कितने लीटर डीऑक्सीनेशन, 52 ml पर लीटर इसमें
आपका डीऑक्सीनेटेड है। अब ये जो कैपिलरी है अंदर लंग्स में गई, ठीक है। अब लंग्स में गई, अब अपन को मालूम है कि लंग्स का जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, लंग्स का जो प्रेशर है ना, बहुत बारीकी चीज है, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। लंग्स के अंदर जो CO2 की मात्रा है, वो O2 की मात्रा है, सॉरी, वो है आपकी 102, ठीक है। उस CO2 की जो प्रेशर है, CO2 की जो प्रेशर है वो कितनी है, 40। तो आप देख सकते हैं कि CO2 जो है बाहर 40 है और अंदर लंग्स के अंदर कितनी है, 102 है, मतलब यहाँ पर ज्यादा है। तो जो प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, इसलिए वो एक्सचेंज जल्दी होगा। उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ ज्यादा है, इसलिए फटाक से वो जो है एक्सचेंज होकर ये जो कैपिलरी इससे एक्सचेंज होकर वो ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप देखें किसकी, कार्बन डाइऑक्सीजन का प्रेशर की बात करें, आर्टरी में 46 है, और अगर अपन देखें सर इसका 104 होता ना, 40 है, तो संभव ये ज्यादा है, तो इसका ऑक्सीजन लंग्स डीऑक्सीजन जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेशन है वो, हाँ ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, है ना। अब जब आर्टरी से जब ब्लड जाएगा वेन से अगर ब्लड बाहर वेन से जो है हार्ट में जो जाता है, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जाएगा मिलाकर mmHg प्रेशर आ जाएगा, mmHg। यहाँ कितने था mmHg, यहाँ पर आपका 35 पर लक्स में था, 100 था, वो आएगा तो 104 हो जाएगा। हाँ, 104 mmHg। अगर डिफाइन करेंगे तो 19 ml पर, मतलब परसेंट से आप समझ रहे हैं, परसेंट से समझ रहे हैं आप HP, ठीक है, HP परसेंट लिखते हैं हम, ठीक है। तो अगर अपन हीमोग्लोबिन की बात करेंगे ना, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, और इस हीमोग्लोबिन को अगर मैं तोड़ता हूँ, 2 पार्ट में टूट गया, एक हीम पार्ट में और एक ग्लोबिन पार्ट में। वो ग्लोबिन प्रोटीन है, वो ये यूटिलाइज हो जाएगा, सिंथेसिस बचा हीम को हम बोलते हैं आयरन, ठीक है। तो आयरन के भैया 4 जो है आपके वो रहते हैं एंगल, जिसमें वो जो है चारों में ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाइंड करेगा ऑक्सीजन को। ये जो है बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। अपन एक जांच कराते हैं आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, आप लोग कराते हैं, ठीक है। तो ये इसी चीज की, तो ये ऑक्सीजन बाइंड करने की इसकी प्रोसेस होती है, जैसे वो निकलेगा वो ऑक्सीजन को बाइंड करता चला जाएगा, तो इससे प्रेशर बढ़ता जाएगा, हार्ट में पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचते हुए वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हेलो जी सर, यस सर, हो जा रही है सभी को, यस सर। आज मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया सर आपने, बहुत अच्छा पढ़ाया सर मेरे को आज। मैं ये सब्जेक्ट कब से इंतजार कर रहा था सर, मेरे को आज पढ़ाएंगे जी। चलिए, तो अपन जो है ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे थे, तो ब्रोंकाइटिस में शायद मैंने आपको बता दिया था कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है आपकी क्या होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपकी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को जो है कंटिन्यू कफिंग होती है, कफिंग के साथ कफ के साथ जो है बलगम आता है, खांसी के साथ बलगम आता है। ये साल में 3 महीने कंटिन्यू होती है और ये रिपीट होती है हर दूसरे तीसरे साल में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है। अब ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कंटिन्यू हो रही है, इसमें जो है एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है म्यूकस का, जिसके वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन रही है, जिसे अपन COPD का भी एक कारण बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मेल में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, फीमेल में हमें थोड़ा कम देखने को मिलती है। मेल में हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, फीमेल में कम देखने को मिलेगी। अगर कंटिन्यू किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है, अगर किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है, तो ये मान लीजिए कि उसको एम्फाइसेमा तो हो गई होगा, है ना। एम्फाइसेमा मतलब डायलेटेशन ऑफ एल्वियोलाई शेक जो है डक्ट है, उसमें जो है हमें डायलेटेशन देखने को मिलेगा। अगर अपन कारण समझे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का कारण,
तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का अगर अपन कारण को समझें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के जो इटियोलॉजिकल कारण है अगर अपन समझें तो सबसे ज्यादा अगर देखने जाए आजकल ट्रेंड में है वो है आपकी सिगरेट स्मोकिंग। क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। तो वो है सबसे पहला कारण आपका सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, जो कंटिन्यू जो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग जो है सबसे मेन कारण है। और कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो कृपया कर छोड़ दें, है ना। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है सबसे ज्यादा मेन कारण होता है। अगर किसी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग जो है सबसे ज्यादा जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग हमें देखने को मिलेगा। दूसरा जो कारण अगर अपन बात करें तो वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ये दो एक कारण जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। जिसकी वजह से फिर अपन आगे चले तो मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, इन्फेक्शन आपका वायरल भी हो सकता है, इन्फेक्शन आपका फंगल भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है ना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, क्रॉनिक कंटिन्यू खांसी हो रही। कुछ आपकी जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, कुछ आपके जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसके वजह से जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो रही है। और आप पहला कारण देखें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, स्मोकिंग। ठीक है, पहला अगर आप कारण देखें स्मोकिंग की वजह से जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है, तो पहला कारण अपन समझते हैं स्मोकिंग। तो स्मोकिंग में क्या रहेगा, पेशेंट अगर कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है ना, और डेली स्मोकिंग कर रहा है, अगर पेशेंट जो है डेली 4 से 10 जो है सिगरेट जो है, ऐसा क्राइटेरिया WHO ने भी बोला है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है कि अगर पेशेंट 4 से 10 सिगरेट पी रहा है कंटिन्यू, ठीक है, 4 से 10 सिगरेट दिन भर में 24 घंटे के अंदर पी रहा है, तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। पेशेंट को क्या हो जाएगा, एम्फाइसेमा हो जाएगा, या पेशेंट को क्या हो जाएगा, एम्फाइसेमा। अगर पेशेंट कंटिन्यू हेवी सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, चेन स्मोकर जिसे अपन बोलते हैं, बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू कर रहा है, तो ये चांसेस ज्यादा है। अब ये क्या करेंगे, ये जो स्मोकिंग वाला पार्ट रहता है इसमें क्या होगा कि जो आपके सीलिया होते हैं, जो आपके सीलिया मैंने आपको एपिथेलियम बताया था शायद लास्ट टाइम, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर अपन सेल की बात करें तो सीलियास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसको डैमेज करने लगते हैं। ये जो लेयर मैंने आपको बताई इससे पहले, ये जो मैं लेयर बता रहा था आपको, ये जो लेयर है, ठीक है, अब ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, यहाँ पे जो लेयर है एपिथेलियम सेल की, ठीक है, तो ये सीलियरी टाइप की लेयर होती है इसमें। तो ये क्या करेगा, ये आपका स्मोकिंग जो नार्कोटिक सब्सटेंस है वो क्या करेगा, इनको डैमेज करने लगेगा, इनको खराब करने लगेगा। ठीक है, इनके पेयर को डैमेज करने लगेगा। जो लेयर मैंने आपको बताई कौन सी, एलुलाई लेयर, ठीक है, एंडोथेलियल लेयर तो नहीं आएगी क्योंकि ब्लड के अंदर है। ये जो लंग्स के अंदर जो लेयर आ रहे हैं जिसे अपन एपिथेलियल लेयर है बोल रहे हैं, ये जो एपिथेलियल लेयर होती है, ये सिलेरी टाइप की होती है, सिलेरी मूवमेंट टाइप की होती है। एलुलाई मार्कोफेजिस की बात करें, वो जो है क्या होने लगती है, हाइपरट्रॉफिक, है ना, हाइपरप्लेजिक कंडीशन हो जाती है। कारण ये रहता है कि म्यूकस जो सिक्रीशन होता है, म्यूकस ग्लैंड होती है, उसमें ज्यादा सिक्रीशन हमें देखने को मिलता है, जिसके वजह से क्या होगा, एयर पूरी तरीके से भरेंगे नहीं, एयर पूरी तरीके से खुलेंगे नहीं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर मैं इस तरीके से बताऊं, आप समझ पा रहे हैं सब लोग? बात में डिफिकल्टी
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। सर ये फोटो ये जो लिए हुए ठीक है, हैं, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने हेलो, आवाज नहीं आ रही भैया आप लोगों की? आवाज नहीं आ रही, आवाज। अब ये क्लियर हो गया सर। एम्फीसीमा टर्म जो है वो डिक्लेरेटिव ब्रीथिंग होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, ये अपन एम्फीसेमा को पढ़ेंगे ना, एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है ये तो, ठीक है। ये एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है। स्मोकिंग की मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति स्मोक करता है, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो उस सिगरेट का जो धुआं है, ठीक है, उस सिगरेट का जो धुआं है वो बता देता हूँ, इसके साइज का बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए जिसने सिगरेट लिया, उसका ऑक्सीजन अंदर गया, अंदर पहुंचेगा तो वो लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचने के बाद क्या करेगा, इसके एल्विलाई, ये जो एल्विलाई है, एल्विलाई के अंदर से होते हुए क्या करेगा, इनको खराब करेगा एल्विलाई। और अपन एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई की जो लेयर होती है, एल्विलाई के अंदर की जो लेयर होती है वो कैसी रहती है, सीलियरी टाइप की होती है, ऐसे सीलियरी टाइप की एल्विलाई। और अपन एल्विलाई की जो है एक कट सेक्शन अपन ने ले लिया, और मैं एल्विलाई की बात करूं तो ऐसे कट सेक्शन मैंने एक ले लिया, ये जो कट सेक्शन वाला पार्ट रहेगा एल्विलाई का, सीलियरी टाइप का रहेगा। अब कोई ऑक्सीजन वाला, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो आप जो ले रहे हैं नार्कोटिक सब्सटेंस, तो ये क्या करेगा, इन सीलिया को क्या करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा। सीलिया को जो है एपिथेलियल जो स्लेल है, इनको क्या करने लगेगा, ये डैमेज करने लगेगा। इस डैमेज की वजह से क्या होगा, वो क्या डैमेज होने लगेगी, और क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन होने लगेगा, हाइपर या हाइपरट्रॉफी या हाइपरट्रॉफी या हाइपर सिक्रीशन टाइप का होगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो म्यूकस सिक्रीशन है, म्यूकस जो सिक्रीशन होगा वो ज्यादा होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा इम्यूनिटी के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब जब वो म्यूकस ज्यादा, कि इस एल्विलाई में बस म्यूकस से म्यूकस आपको देखने को मिलेगा, भरने लगेगा, तो म्यूकस जब भरने लगेगा इसमें, म्यूकस भरने लगेगा, तो जो एल्विलाई है, जो एल्विलाई है आपके, वो सही तरीके से फूलेंगे नहीं, ठीक है, उनको फूलना पड़ेगा, उनको ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि भाई जो डैमेज है, जो लेयर है, हमने तो डैमेज कर दी सिगरेट पीती का, तो उसमें हाइपर सिक्रीशन होने लगा, ये जो डैमेज है, ठीक है। अब वो जो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो डैमेज है, अब ये जो लेयर है ये डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये एपिथेलियल वाली लेयर, ये लेयर खराब हो जाएगी, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होना था और जिस तरीके से डिफ्यूजन होता है वो सही तरीके से नहीं होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में ज्यादा लगेगी, तो पेशेंट को फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, कारण रहेगा बहुत सारा म्यूकस यहाँ पे कलेक्शन होने लगेगा। समझ में आई थी? यस सर, बहुत अच्छे से आए सर। ठीक है। और दूसरा कारण मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मैंने एटमॉस्फेरिक बताया कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, कुछ ऐसी पोल्यूटेंट टॉक्सिक एजेंट है, जैसे आप बात करें कोई एयर पोल्यूटेंट है, एटमॉस्फेरिक टाइप के, एटमॉस्फेरिक टाइप का पोल्यूशन है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कुछ ऐसी गैस निकल रही है, कुछ ऐसे इको ग्रीन टाइप के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कोई, जैसे अपन कोई गैस की बात करें, जैसे सल्फ्यूरिक टाइप का, सल्फ्यूरिक एसिड टाइप की गैस हो गई आपकी, है ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई सल्फर टाइप की, सर भोपाल में एचजीडी पेशेंट है, वो मेरे पास आया, ठीक है, ये गैस हो गई, ठीक है। देन नाइट्रोजन टाइप की हो गई, हाँ ठीक है,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टाइप की ऑक्सीजन हो गई, कुछ पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, है ना, कुछ टॉक्सिक फ्यूम हो गए, कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स हो गए, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है सांस लेने में तकलीफ होगी, लंग्स की जो क्या करेंगे वहाँ पे। अब जैसे कोई वर्कर हो गया, ठीक है, जैसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की बात करें अपन, जैसे मैंने बताया ऑक्यूपेशन को ऐसी जगह काम कर रहा है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिस जगह में जो है कुछ ऐसे एजेंट्स बन रहे हैं, केमिकल्स बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई गैसियस काम कर रहा है ना, जैसे कोई कॉटन मिल के काम कर रहा है, कॉटन मिल कोई कॉटन मिल में काम कर रहा है, जिससे अपन उसमें कुछ डस्ट निकलता है, जिसे अपन वेस्टिनियोसिस बोलते हैं, एक डिसीज होती है एक तरीके की, वेस्टिनियोसिस में पढ़ा हूँ आगे, ठीक है। तो ये मील ऑक्यूपेशनल वाला रहता है, वेस्टिनियोसिस वाला। कोई प्लास्टिक फैक्ट्रीज में काम कर रहा है ना, जिसकी वजह से पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही। अगर अपन इन्फेक्शन की बात करें, कोई बैक्टीरियल कॉजेज हो गया, कोई वायरल हो गया, कोई माइकोप्लाज्मिक इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से पहले पेशेंट को एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया, पहले शुरू में एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गई, फिर बाद वो इन्फेक्शन बढ़ गया, अब पेशेंट जो कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में जा रहा है, जो उस कारण को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो गया। अब कोई पेशेंट कोई फैमिली हो गया, जेनेटिक वाला हो गया, मतलब किसी को जो है जन्मजात मिल गई, उसके माँ बाप दादा वो पहले से ही है ना, उसको कोई कॉजिंग फैक्टर को मिल गया, तो उसको जो है पेशेंट को प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। अगर अपन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, क्लिनिकली हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है, तो उसको क्लिनिकली वो सिम्टम हमें कैसे देगा, ठीक है। तो क्लिनिकली हमें पेशेंट क्या देगा भैया, क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे ब्रोंकाइटिस के, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के जो है क्या क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे, पेशेंट को जो है क्या होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर पेशेंट को हो गया तो सिम्टम क्या क्या देगा, ऐसे कौन से सिम्टम देगा। देखो, अब मैंने बताया कि भाई अगर पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो बाद में वो जो है एम्फाइसेमा में कन्वर्ट हो जाएगा, डायलिटेशन हो जाएगा एल्वेओलार शेक में, पहले ब्रोंकियल में हुआ, फिर सेक हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है, तो इन दोनों के अलग अलग सिम्टम आएंगे, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अलग सिम्टम आएंगे, एम्फाइसेमा के अलग सिम्टम आएंगे। और अपन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, उसका जो सिम्टम रहेगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, तो पेशेंट को जैसे मैंने बताया भाई कफ, खांसी होगी, ठीक है, किसके साथ होगी, उसको एक्सपेक्टोरेशन के साथ होगी, उसको बलगम भी आएगा, खांसी के साथ जो है पेशेंट को कंटिन्यू बलगम भी आएगा, ठीक है। और उसको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा मॉर्निंग टाइम में पेशेंट को सबसे ज्यादा देखने को हेवी जो है बलगम जो है देखने को मिलेगा मॉर्निंग टाइम, जिसे अपन बोलते हैं मॉर्निंग कटेरा, क्या बोलते हैं, मॉर्निंग कटेरा, ठीक है। मतलब मॉर्निंग टाइम में जो है ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन होगा, उठते से खल्ला खुशी खांसी खांसता रहेगा, कंटिन्यू खांसता रहेगा। ये हमें चेन स्मोकर में भी ज्यादा देखने को मिलता है, जो ज्यादा सिगरेट बीड़ी तंबाकू पीते हैं, तो जो ज्यादा बीड़ी तंबाकू सिगरेट पीते हैं, तो ये जो है आपको मॉर्निंग टाइम में उनको खांसी के साथ बलगम देखने को मिलने लगेगा, ठीक है, पेशेंट को दिक्कत होगी। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कब, विंटर में, जो विंटर की कंडीशन होगी ना, जो ठंड जब रहेगी, जब ठंड रहेगी, उसमें हमें ज्यादा फ्लेयर अप देखने को मिलेगा पेशेंट, ठंड वाली कंडीशन, ठीक है। अब अगर अपन बात करें दूसरे सिम्टम की, तो ये रिकरेंट देखने को मिलेगा पेशेंट, बार बार जो है पेशेंट को जो है ये वाले एपिसोड्स होंगे, बार बार ये जैसे वो एक्सपोजर में गया ठंड के और चेंज मौसम में, तो उसको ये सर्दी जुकाम खांसी और वो बलगम के साथ निकालने लगेगा। अब जब ज्यादा लगने लगेगा, पेशेंट ज्यादा खांसेगा, कंटिन्यू खांसेगा, तो क्या होगा, डिस्निया होने लगेगा पेशेंट, क्या हो जाएगा, होने लगेगा
पेशेंट को डिस्निया होने लगेगा, पेशेंट को डिफिकल्टी होने लगेगी, डिफिकल्टी होने लगेगी, पेशेंट को डिफिकल्टी होने लगेगी कब? ब्रीदिंग में, सांस लेने में जो है पेशेंट को क्या होने लगेगी? डिफिकल्टी होने लगेगी। ठीक है, अगर कंटिन्यू इस तरीके से खांसते जाएगा तो पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगेगी, पेशेंट को सांस में जो है तकलीफ होने लगेगी। तो उससे आपको अपना समझना है कि पेशेंट को जो है अब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, उसको जो है हमें हायर सेंटर या फिर जो है एक्सरे करके प्रेडिक्ट करना है कि इसको किस तरीके की एम्फाइसीमा में कन्वर्ट तो नहीं हो गया, ब्रोंकियोलास्टोमा तो नहीं हो रहा। मैं सबको डिफरेंशिएट करना आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो कफ के अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कफ कैरेक्टर्स भी आपको समझा दूंगा ये कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। अगर अपन बात करें अब क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को जो है खांसी के साथ ब्लड भी देखने को मिलेगा। अब खांसी के साथ ब्लड देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? क्या बोलते हैं? हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। ठीक है, हेमेप्टाइसिस, हेमेप्टाइसिस में खांसी के साथ खून का आना। जो खांसी है, खांसी के साथ अगर किसी पेशेंट को खून आ रहा है, ठीक है, तो उसको अपन हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। अब ये कब बोलेंगे अपन, भैया ब्लड कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है? तो ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो 600 ml से लगा के 800 ml तक अगर पेशेंट को 24 घंटे में आ रहा है तो ये हेमेप्टाइटिस की कंडीशन कहती है कि पेशेंट कहीं सीवियर हेमरेजिंग हो रही है एयर पैसेज। ठीक है ना? तो एक होता है हेमेटेमेसिस। अब हेमेटेमेसिस क्या होता है बताओ भैया कोई? स्पिटिंग ब्लड और उल्टी। क्या होता है बताए प्यारे सभी को? ठीक है, उल्टी में जो है खून आ रहा है पेशेंट को। आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? हेलो जी सर, जी सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। तो नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर, नहीं आ रही। नो सर, पूरा कंफ्यूजन दूर कर दिया सर आपने। नहीं, किसी को नींद आ रही हो तो फिर स्टॉप करें, कल कंटिन्यू रखें। नहीं सर, नहीं सर। हम तो पढ़ा देंगे। प्लीज कंटिन्यू टुमारो। बहुत अच्छा लगा। चलिए सर प्लीज कंटिन्यू टुमारो। चलिए चलिए अपन इसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक ठीक ठीक। तो जो है इस तरीके के अगर पेशेंट जो है घटनाक्रम आपके पास लेके आ रहा है तो आपको ये समझना है कि पेशेंट जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आ रहा है। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे कंटिन्यू 2-3 महीने 4 महीने से खांसी आ रही है और ये मेरे को साल में एक बार होता ही होता है। ठीक है, ठंड में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मॉर्निंग बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। देन उसके बाद अगर पेशेंट को रिकरेंसी देखने को मिल रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कभी कभी पेशेंट को क्या कह रहा है वो उसको खून भी निकल रहा है, पेशेंट को जो है कंटिन्यू खून भी निकल रहा है कभी कभी। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि पेशेंट को मे भी हो सकता है ब्रोंकाइटिस, कि पेशेंट को जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में पेशेंट लैंड अप कर गया है। तो अब आपको जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना है। इन्वेस्टिगेशन में अगर अपन बात करें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके की होगी, है ना? अच्छा, जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, मतलब जो बलगम रहेगा पेशेंट का, जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, जो बलगम रहेगा, जैसे अपन एक्सपेक्टेशन
जो सर ये खांसी जो है तो बलगम वो किस तरीके के देगा, ब्लड लगे तो आता है सर। ये खांसी जो है तो स्क्रैच हो जाएगा एल्वेलाई, नहीं तो वो स्क्रैच कर सकता है ना। यस सर। भाई ये जैसे ये बनाया, ठीक है, तो खांसेगा जैसे मान लीजिए पेशेंट, तो यहाँ ये भी स्क्रैच होगी ना लेयर, भाई लेयर स्क्रैच होगी तो कैपिलरी छोटी छोटी होती है और फूट जाती है, जिसकी वजह से खांसी में बलगम भी आने लगता है, मतलब खून आने लगता है। ठीक है, तो जो बलगम होगा पतला होगा, ठीक है, यस सर। थिन हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, ठीक है, और म्यूकोइड टाइप का रहेगा, स्टिकी थिक म्यूकोइड टाइप का रहेगा, म्यूकस ज्यादा देखने स्टिकी टाइप का रहेगा, टूर्पेंट रहेगा, विंटर में ज्यादा देखने को मिलेगा, सर्दी जुकाम बुखार देखने को मिलेगा पेशेंट। तो ये सब सिम्टम आपके पास पेशेंट लेके आ रहा है, फीवर, तो ये सब सिम्टम आपको पेशेंट लेके आ रहा है, तो आपको फिर रूल आउट करना है। फिर आपको जो है क्या करना है, आप जो है उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो है उसको आप जो है रेस्पिरेटरी भी चेक करेंगे, आपको जो है चंद्रमोहन सर ने बताया होगा, है ना। तो एनाटॉमी अगर लंग्स की आपको बताई हो चंद्रमोहन सर ने, तो राइट वाला जो लंग्स रहता है वो कितने लोग में रहता है, 2 में, 3 में, अब 3 में, पर मिडिल एंड लोअर, ठीक है, ये राइट वाला। और लेफ्ट वाला क्या भैया, अपर और लोअर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको स्टेज चेक करना है कि कौन से ब्रोंक्यूल में, अगर मान लीजिए अगर कोई ब्रोंक्यूल यहाँ से ऐसे जा रहा है, ब्लैक से बना ये ब्रोंकियल ट्री जा रहा है, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है, इसी तरीके से एक इधर आ गया, इधर आ गया, ऐसा आ गया। तो ये मानिए कि 10-10 सेगमेंट सब में होते हैं, ब्रोंक्यूल के जो सेगमेंट्स होते हैं वो 10-10 दोनों लंग्स में होते हैं, ध्यान रखिए। ये जो सेगमेंट बना रहा हूँ ना रेड कलर के, ये 10-10 दोनों लंग्स में होते हैं, तो आपको इसको समझना है, इसको ऑस्कल्टेट करना है, अपन आप जब ऑस्कल्टेट करेंगे उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। अब जांच क्या कराओगे आप, जांच क्या क्या करा सकते हैं, एक्सरे कराएंगे आप जी, एक साल का एक्सरे कराओगे, एक्सरे चेक है, स्पुटम का भी कर सकते हैं आप, ठीक है, स्पुटम का करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो आप, ठीक है। आप एक्सरे कराओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सरे में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपको देखने को मिलेगा इनलार्ज हार्ट देखने को पहले तो, ठीक है, इनलार्ज हार्ट देखने को मिलेगा, इनलार्ज हार्ट देखने को मिलेगा, एक्सरे शेडो को जो है इनलार्ज हार्ट देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, वहां की जो वेसल्स है वो प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है ब्रोंकियोल है वो भी जो है आपको इनलार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको नेट द्वारा कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर कट आपको समझ में आएगा। फिर आप जो है जांच के लिए फिर आप सीबीसी करा लें, आप जो है फिर सीबीसी में आपको जो है ईएसआर सीबीसी विद ईएसआर करा लें आप, ठीक है, पीसीआर करा सकते हैं, ठीक है, आप सीपीआर करा सकते हैं, ठीक है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होती एक तरीके की, है ना, चेन पॉलीमरेज चेन रियल टाइम जो है आप वो करा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक चीज होती है एक तरीके से ना, इन्फेक्शन की जो है ग्रेडिंग को पता करने के लिए जो है आप चेक कर सकते हैं। और भी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप स्पुटम करवा लीजिए, है ना, स्पुटम और AFV, ठीक है, तो ये करा लीजिए आप, ठीक है, तो उससे जो है आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है पेशेंट, है ना, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं निकल के आ रही, है ना। फिर फर्दर जो ट्रीटमेंट रहता है कि आप जो है पेशेंट की बात पहले तो सबसे पहले तो उसको एक्सपोजर से हटाना, फिर जो है
सर ए एफ बी को रिपीट करिए सर। हाँ एसिड फास्ट स्पेशलाइज। एसिड फास्ट स्पेशलाइज है ना। यस सर। वो तो फिर अपन ट्यूबरक्लोसिस। अब आप देखिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का केस में आपको दिखाऊं, ये वाला बढ़िया है। निमोनिया भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्क्रीन में आप लोग देखिए, देखने को मिल रहा है, बढ़िया देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। जी सर। देख सर इसके अंदर के जो डॉट डॉट्स है जरा उसके बारे में भी एक्सप्लेन कीजिए सर। इसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट जो दिख रहे हैं ना सर वो। चलिए अब इसको देखेंगे आप जो है सभी लोग। तो ये तो आपको देखिए, आप यहाँ से ऐसे आएंगे, ठीक है। अब जैसे अगर आप ये आ रहे हैं, आप ये आ रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका ट्रेकिया, ठीक है। ये ट्रेकिया आ गया, ये ट्रेकिया आ गया आपका। दिख रहा है सभी को? ये दिक्कत तो नहीं दिख रहा है सर। अब ये जो ट्रेकिया, हाँ ये जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में 10 से 15 रिंग होती है, ठीक है। 10 से 15 रिंग होती है, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का ये होता है। इसको अगर अपन सेंटीमीटर बाय डिवाइड करें तो इसको बता देता हूँ। ये जो ट्रेकिया आपकी होती है, बताया आप लोगों को, बताया ये नोमेनक्लेचर? नहीं सर। 10 से 15 सेंटीमीटर का, नहीं सर नहीं बताया। ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। फाइब्रोमस्कुलर सब्सटेंस भी इसमें होता है। तो ये क्या करता है आपका ट्रेकिया, इसमें दिखेगा क्या T4 मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। T4 के लेवल में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। सर मेरी बात जा रही है, ये जहाँ पे बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पूरा ब्लैक दिख रहा है सर, वहाँ पे एक्सरे जा चुकी है। और ये जहाँ पे व्हाइट दिख रहा है पूरा, वहाँ पे एक्सरे अभी नहीं पहुँचा है क्या सर? मैं बताता हूँ मैं अभी, है ना। तो जैसे मान लीजिए ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया T4 के लेवल में डिवाइड हो गया, ठीक है। T4 मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल में डिवाइड हो जाता है, एक राइट में और एक लेफ्ट, ठीक है। एक राइट साइड चला जाता है और एक लेफ्ट साइड चला जाता है। अगर अपन राइट की बात करें, राइट थोड़ा छोटा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। राइट वाला थोड़ा छोटा है, इसलिए बोलते हैं कि भाई राइट पे इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि राइट में जो ब्रोंकियल होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। और ये जो है लॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट, ठीक है। तो अगर अपन बात करें इसी की ट्रेकिया की बात करें, तो इस ट्रेकिया से जो है नीचे अगर अपन बात करें तो 2 सेंटीमीटर का जो है इसका डायमीटर होता है ना। लगभग 16 से 20 रिंग इसमें होती है ना, ट्रेकिया, है ना। अब जैसे मान लीजिए पहुंच गया कहाँ पर, ये लंग्स में आ गया, है ना। अब लंग्स में आने के क्या करेगा, लंग्स में आने के बाद जो है ये ऑक्सीजन देगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, एक मिडिल में आ जाएगा, एक लोअर में आ जाएगा, ऐसे चेंज हो जाए, ये सब बढ़ते रहेंगे। जैसे ये एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है। ये ब्रोंकियल्स रहेंगे। तो लगभग 10 सेगमेंट इधर रहते हैं और 10 सेगमेंट इधर रहेंगे। दोनों तरफ जो है 10 सेगमेंट का जो है विभाजन होता है, ठीक है। जो आपका जो रहता है वो 10 सेगमेंट का विभाजन लगभग होता है। अब ये जो लंग्स होता है आपका, अगर अपन लंग्स की बात करें तो इसको अपेक्स बोलते हैं, इसको अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बेस। ये जहाँ पे सर व्हाइट दिख रहा है तो ये वहाँ वाला पे जो एरिया होता है बेस, और ये वाला जो एरिया होता है अपेक्स। नहीं, वो होमोसिटी है, वो ओपेसिटी है,
क्योंकि होमोजीनियस ओपेसिटी है वो, है ना। ब्लैक जो देखने को मिल रहा है वो केवल एयर की बात हो रही है। जिस जगह एयर है वहां ब्लैक देखने को मिल रहा है। ये हमें ब्लैक देखने को मिल रहा है इधर, यहाँ हमें ब्लैक देखने को मिल रहा है इधर, क्योंकि बाहर एयर है। ठीक है, ये लंग्स के अंदर जो हमें ब्लैक देखने को मिल रहा है ये एयर इंडिकेशन होता है यहाँ पे, है ना। एयर का फिल्ट्रेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो है हमें इस तरीके से जो है लंग्स की जो है वो फीचर्स देखने को मिलते हैं। लंग्स जो है दोनों तरफ जो है चेंज देखने को मिलता है। सेगमेंट मैंने बताया 10 इधर 10 इधर रहेंगे। ठीक है, अब अपन को जो है ब्रोंकियोल्स की बात करें तो ब्रोंकियोल्स जो है डिवाइड डिफरेंट जोन्स में होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं आपकी बात आपको इधर से ऐसे बता दूं। ठीक है, ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया के बाद आ गया आपका ब्रोंकियोल। अब ये ब्रोंकियोल कितने होते हैं? ब्रोंकियल पहला होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शियरी। ठीक है, फिर आपका आता है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के बाद आता है एल्वुलाई डक्ट। एल्वुलाई डक्ट के बाद आता है फिर आपका एल्वुलाई या एल्वुलर शैक। समझ में आया? जो पर अंदर, तो मैं इस पे बात करूं, ये आपका आ गया ट्रेकिया, नेक्स्ट करते हैं। ये आ गया आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आ गया प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद आ गया आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद अब जाएगा टर्शरी, ये आ गया टर्शरी। ठीक है, टर्शरी आ गया, टर्शरी के बाद अब आपके आ जाएंगे क्या? एल्वुलाई। ठीक है, ये सब जगह से ये, ठीक है। अब ये जो आपको वाइट देखने को मिल रहा है, अपन दूसरा एक्सरे ले लेते हैं ना, उससे और अच्छा समझ में आएगा आपको। मैं दूसरा एक्सरे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है सर? स्क्रीन गायब हो गया? नहीं सर, दिख रहा है सर, अच्छा क्लियर दिख रहा है सर। सभी को दिख रहा है? यस सर। अच्छा, ठीक है। अब अपन देखेंगे, ये देखेंगे, देखिए मैं आपको पेज बना के दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर ब्रोंकाइटिस आपको देखेंगे। ये देखो, वो मैं नॉर्मल प्लेस बताएंगे, ये व्हाइट कलर की ओपेसिटी, ये व्हाइट कलर की ओपेसिटी, ये व्हाइट कलर की ओपेसिटी, ये जो पेचेस व्हाइट कलर के देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, ये देखिए बैग ऊस बना रहा हूँ, डब्बे बना रहा हूँ सर। तो ये जो है आपको शो करते हैं आपका, ये जो है, अच्छा इसको लिटिल बिट न्यूमोनाइटिस भी है, ये जो एक्सरे ब्रोंकाइटिस के साथ साथ न्यूमोनाइटिस भी बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। एक एक्सरे और बताने की कोशिश करूंगा मैं। सर, इसके साथ अगर कुछ एक नॉर्मल एक्सरे है तो वो भी दिखाइए सर, क्योंकि हमारे को डिफरेंस मालूम होने के लिए जरा ठीक हो सर। ठीक है, ये आपको तो समझ में आया? यस सर। हाँ सर, यस सर। ये ब्लैक और व्हाइट वाला दोबारा रिपीट कर दीजिएगा सर। ठीक है, तो ये देखिए सर, ये जो एक्सरे गुजर रहा है ना, वो बार बार ब्लैक आ रहा है सर, उसको कंफ्यूजन दूर करना है सर।
ठीक है, ये नॉर्मल एक्सरे बताता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला जो एक्सरे में बता रहा हूँ आपको, चलिए देखिए, दिख रहा है, ये नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस इस पे भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, थोड़ी बहुत चेंजेस इस पे भी देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए थोड़ी बहुत। अब क्योंकि पॉल्यूशन इतना है और इतना आजकल हैजार्ड है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत उसको भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन ये नॉर्मल एक्सरे। अब एबनॉर्मल को देखिए, ये एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है। देखिए दोनों में ऑपोसिटी अलग अलग, ठीक है, इस पे भी ऑपोसिटी अलग है, इसको ऑपोसिटी अलग। एक और एक्सरे दिखाता हूँ आपको। ये वाला एक्सरे, ये वाला एक्सरे देखिए, ये दिखा, ठीक है। ये देखिए, ये नॉर्मल एक्सरे देखिए, ठीक है। तो एबनॉर्मल नॉर्मल में आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता ही दिया। अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो फिर एक्सरे में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ट्रीटमेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ट्रीटमेंट जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा, आपको जो है अपने हिसाब से उसको समझना है, ठीक है। तो आज अपन ने जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ लिया है। सर ये पीला जो किया है वो क्या है? ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ लिया है। यही तो ओबेसिटी है, यही तो ओबेसिटी है साहब, यही तो ब्रोंकियल में जो है ब्रोंकाइटिस क्रिएट कर रहा है, ब्रोंकाइटिस क्रिएट कर रहा है। ये देखो, ये ब्रोंकियल, जैसे अगर अपन ऐसे आए, ये डिवाइड कर दिया, ये ब्रोंकियल चले गए, हाँ ब्रोंकियल चले गए तो ब्रोंकाइटिस हो रहा है ना, ठीक है। हाँ चलिए, थैंक यू। और Thank you, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं भैया, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। नहीं सर, सर कुछ भी दिक्कत नहीं, बहुत खुशी हो गई सर, बहुत बढ़िया अच्छा सर। ये फुटबॉल का समझ में आ गया। इतना देर हो गए थे भी आपका क्लास लगा नहीं कि इतना देर हो गया बोल के, अच्छा लगा सर। सर आपने गैप भर दिया। आपकी क्लास बहुत अच्छा समझाया आपने। एक्सरे में भी समझ लिया, अस्थमा में भी समझ लिया, और कोरोना पेशेंट में भी समझ लिया सर कैसे होता है सर। सर ये सर आज 2 गुड न्यूज है सर। सर आज 2 गुड न्यूज है जी। चंद्रयान का सफल लैंडिंग, और आपका भी सर क्लास में लैंडिंग होना। समझाना सर आज बहुत अच्छा लगा सर आज। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सर इसलिए एक्सरे में सर ऐसा सिगरेट बीड़ी पीने के लिए मना करूंगा। राइट जी, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। धन्यवाद, कल देखते हैं, है ना सर अच्छा फास्ट 10 क्लास ही 1 क्लास बहुत अच्छी रही सर। गुड नाइट जी। थैंक यू सर। सर 75 से आज 32-25 पे आ गए सर। बहुत अच्छी क्लास रही सर आज। सर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, वो तो बहुत को मालूम नहीं है, तो सब नया नया बढ़ जाएगा सर। नहीं वो तो सही है सर। क्या टाइमिंग करेंगे सर क्लास? कल क्या टाइमिंग करेंगे सर का? अपन को हुआ सर। हाँ कल मॉर्निंग रहेगा क्या, यही टाइम पे रहेंगी सर क्लास? मॉर्निंग में रहेगा ना सर कल का। हाँ ओके ठीक, 12 बजे से रहेगी, 12 बजे। ठीक है। बाकी फालतू बात नहीं होनी चाहिए सर के क्लास में। अपन को जो भी कहना है वो सर इंफॉर्मेशन कर देंगे कि कब क्लास होगी कब नहीं होगी। चलिए भैया, धन्यवाद सर आज जितने भी स्टूडेंट्स अटेंड किए ना सर, सब पूरे पढ़ाई लिखाई, कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया सर। वो ज्यादा बच्चे उसमें से कुछ मैं बोल रहा हूँ, जैसे आज फिर से आशुतोष सिकदेन ने फिर से माइक ऑन कर दिया था, गोपाल जी ने कर दिया था,
तो सर हमें पढ़ना है सर, सीखना है मेरे को सर से, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारा गुड नाइट सर, गुड नाइट। जो लोग नेतागिरी करते हैं सर, हमें सर सीखना आपको गुड नाइट